तो कल्टीवेटर्स आज के इस वीडियो में वांग लिन याओ जिक्स्यू के साथ वैसा वाला काम करने वाला है जैसा आप समझ रहे हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था वांग लिन अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब पहुंच गया था और एक ब्लैक रॉब ओल्ड मैन को दिखाया गया जो बोला, हु पाओ इस रहस्यमय सोल रिफाइनिंग स्पेल को नहीं जानता होता तो अपनी योग्यता और हैसियत के साथ वह डीमन गार्डियन बनने के योग्य नहीं होता। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो मुझे उस सोल रिफाइनिंग ट्राइब की जांच करनी होगी। अब आगे सोल रिफाइनिंग ट्राइब की आंतरिक घाटी में वांग लिन ने अपने थैले को छुआ और रिस्ट्रिक्शंस का एक गोला अचानक बाहर निकल आया। उसने रिस्ट्रिक्शंस के गोले पर एक मुहर लगाई और फिर वह अचानक बड़ा होकर किसी खिले हुए फूल की तरह खिल गया। अंदर याओ शिक्सुएयाओ शीक्स्यू लोटस पोजीशन में बैठी थी और उसका चेहरा मौत की तरह पीला था। उसके माथे पर लगी लाइफ सील लगातार चमक रही थी। हर बार चमकने पर वह उसके शरीर में थोड़ी सी लाइफ फोर्स भेजती और उसे मरने से बचा लेती। याओ शीक्स्यू ने अपनी आंखें खोलीं और वांग लिन को एक क्रूर नजर से देखा। वांग लिन के लिए उसकी नफरत अंतहीन थी। वांग लिन ने याओ शीक्स्यू की निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और शांति से कहा, फेलो कल्टीवेटर याओ, क्या आपने पिछली बार के मेरे प्रस्ताव पर विचार किया है? याओ शीक्स्यू ने अपने दांत भींच लिए। इस रिस्ट्रिक्शन में वह समय के बीतने का एहसास नहीं कर पा रही थी, जिससे उसके दिल में बेबसी का एहसास पैदा हो गया। यद्यपि बाहरी तौर पर यह केवल 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय ही बीता है, लेकिन उसके लिए यह अनंत काल जैसा लग रहा था। वांग लिन ने याओ शीक्स्यू की ओर देखा और धीरे से कहा, मेरे धैर्य की सीमा है, इसलिए मैं तुम्हें केवल 3 मौके दूंगा। इस बार तुम फिर से जवाब न देने का विकल्प चुन सकते हो, लेकिन अगली बार तीसरी बार होगा। अगर तुम फिर भी जवाब नहीं देना चाहते, तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। याओ शीजू ने पहले उसे जकड़ा। क्या तुम्हें मेरे पिता द्वारा तुम्हारा शिकार किए जाने का डर नहीं है? वांग लिन ने मंद मंद मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे डर लग रहा है। ब्लड एंड सेक्टर की कल्टीवेशन मेरी कल्टीवेशन से कहीं बेहतर है। अगर वह मेरा शिकार कर ले, तो मुझे डर है कि अपनी लो कल्टीवेशन के साथ मुझे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। हालांकि मुझे इस स्थिति में मजबूर होना पड़ा। अगर तुम मेरे खिलाफ साजिश न रच रहे होते, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश न रचता। हर चीज का एक कारण और प्रभाव होता है। अगर मैं तुम्हें जाने दूं, तो भी मैं ब्लड एंसेस्टर को नाराज करूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने पास रखूं, तो शायद मुझे जीने का मौका मिल जाए। याओ शीक्स्यू ने जल्दी से कहा, अगर आप मुझे जाने देंगे, तो मैं कसम खाऊंगा कि अपने पिता को इसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा और हमारे बीच की दुश्मनी दूर हो जाएगी। वांगलिन ने ध्यान से याओ शीक्स्यू को देखा और कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम याओ शीक्स्यू ने गहरी सांस ली और कहा, तुम क्या चाहते हो? वांगलिन ने कहा, मेरे नियम का पालन करो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो और मैं तुम्हें 50 वर्षों के लिए सील कर दूंगा। याओ शीक्स्यू ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में संघर्ष के संकेत दिखाई दे रहे थे। वांगलिन ने धैर्यपूर्वक उसकी ओर देखा। आधा अगरबत्ती समय बीतने के बाद उसने अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम मुझे सील भी कर दो, तो भी मेरे पिता अपनी एबिलिटी से मुझे ढूंढ लेंगे। उस समय मैं खुद देखूंगी कि मेरे पिता तुम्हारा शरीर नष्ट कर देते हैं, तुम्हारी आत्मा निकालकर उसे पाताल लोक में बंद कर देते हैं। उस समय तुम्हें पता चलेगा कि जिंदा रहने से बेहतर मरना क्या होता है। वांगलिन ने आह भरी और कहा, तुमने अपना दूसरा मौका गंवा दिया। उम्मीद है अगली बार तुम इसे संजोकर रखोगे। यह कहते हुए उसकी आंखें चमक उठीं और वह एक कदम आगे बढ़ा। वह याओ शीक्स्यू के सामने पहुंचा, उसका जबड़ा पकड़ा और थोड़ा जोर लगाकर उसका छोटा सा मुंह खोल दिया। याओ शीक्स्यू का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। वह संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं थी। वांग लिन ने एक मुस्कान दिखाई जो मुस्कान नहीं थी, जब उसने याओ शीक्स्यू के मुंह में 2 उंगलियां डालीं। जब उसने अपना हाथ वापस खींचा, तो उसकी उंगलियों के बीच एक लाल सुई थी। इस सुई को बनाने के लिए तुमने अपने शरीर के अंदर से थोड़ी सी मात्रा में एसेंस का इस्तेमाल किया है। अगर तुम्हें पर्याप्त समय मिले, तो तुम सचमुच इस सुई का इस्तेमाल लाइफ सील रिस्ट्रिक्शन को रोकने और इसी सीमा के भीतर मर जाने के लिए कर सकते हो। यह कहते हुए वांगलिन ने सुई को कुचल दिया, जिससे वह लाल धुंध के बादल में विलीन हो गई। याओ शीक्स्यू का शरीर कांप उठा। वांगलिन की ओर उसकी नजर अब और क्रूर नहीं कही जा सकती थी। याओ
शीक्ष्यू ने एक गहरी सांस ली। फिर उसकी आंखों में स्पष्टता का एक दुर्लभ निशान दिखाई दिया और उसने धीरे से कहा, वांगलिन, अगर मैं किसी दिन बच निकली तो मैं तुम्हें सबसे क्रूर तरीके से यातना देने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करूंगी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे याओ शीक्ष्यू के शरीर पर कोई इनविजिबल फोर्स काम कर रही हो। वह धीरे धीरे वांगलिन के प्रति उसकी सारी नफरत को संघनित कर रही थी और धीरे धीरे उसे बदलकर उस वॉइड को तोड़ रही थी। वांगलिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपके शरीर पर बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और हल्की हवा के साथ याओ शीक्ष्यू के कपड़े उड़ गए, जिससे उसका कामुक शरीर प्रकट हो गया। वांगलिन ने ध्यान से उसके शरीर की जांच की। याओ शीजू की आंखों में अब भी पहले जैसी चमक थी, लेकिन वांगलिन देख सकता था कि वह चमक अब कम होने लगी थी। वांगलिन की आंखें चमक उठीं जब उसका दाहिना हाथ उसके शरीर पर कई जगहों पर चुभ गया। हर जगह जो उसने चुभोई, याओ शीक्ष्यू के लिए एक संवेदनशील जगह थी। हाँ दोस्तों, वही जगह जो आप निश्चिंत समझ गए होंगे। हर बार जब उसकी उंगली जमीन पर पड़ती, तो वह उसके शरीर में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का एक अंश भेज देता। याओ शीक्ष्यू का शरीर धीरे धीरे लाल हो गया, उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और उसकी जगह एक बार फिर अंतहीन ह्यूमिलिएशन और शत्रुता ने ले ली। याओ शीक्ष्यू की दुर्भावना चरम पर पहुंच गई थी और वह उन्माद से चीखी, वांगलिन, तुम नीच और बेशर्म हो। मैं, याओ शीक्ष्यू, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वांगलिन ने राहत की सांस ली। याओ शीक्ष्यू की टैलेंट वाकई अमेजिंग थी। उस पल वह उसके प्रति अपनी अविश्वसनीय नफरत को एक तरह की समझदारी में बदलने वाली थी। नफरत के जरिए दांव में प्रवेश करना, यहीं से उसकी आंखों में स्पष्टता आई थी। अगर वह सक्सेसफुल हो जाती तो वह उसे सिर्फ लाइफ सील से नहीं बांध पाता। यही कारण था कि वांगलिन ने उसके कपड़े उतार दिए, अपने शरीर को सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से उत्तेजित किया जब तक कि उसकी आंखों की स्पष्टता गायब नहीं हो गई और उसने उस अवस्था को नष्ट कर दिया जिसमें वह अभी-अभी प्रवेश कर चुकी थी। वांगलिन ने धीरे से कहा, तुम्हारे शरीर पर बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके हाथ हिले, जिससे अनगिनत रिस्ट्रिक्शंस बने जो याओ शीक्ष्यू के शरीर पर आ गिरे। वांगलिन के रिस्ट्रिक्शंस ने बेरहमी से उसके सेंसिटिव स्पॉट्स, संवेदनशील स्थानों पर एक चक्र बना दिया था। नतीजतन पहले जैसी उत्तेजना लगातार उसके शरीर पर हावी होती रहती थी। यही एकमात्र तरीका था जिससे उसे अपनी स्पष्टता वापस पाने और पहले जैसी आत्मज्ञान प्राप्त करने से रोका जा सकता था। यह सब करने के बाद वांगलिन ने उसकी तरफ इशारा किया और जो बंधन खुले थे वे तुरंत बंद होने लगे। वे फिर से एक गेंद में बदल गए और वांगलिन ने उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। ब्लड एंसेस्टर की बेटी एक समस्या है। उससे निपटने का एकमात्र तरीका उसे बंद करने के लिए कोई गुप्त स्थान ढूंढना है। हालांकि मुझे पहले उससे सारे राज उगलवाने होंगे। अगर मेरी कल्टीवेशन असेंडेंट स्टेज तक पहुंच जाती है, तो मैं बस सोल सर्च स्पेल का प्रयोग कर सकता हूं। अगर मैं अभी इसका प्रयोग करूं, तो एक छोटी सी चूक उसकी जान ले सकती है और भविष्य में ढेर सारी समस्याएं खड़ी कर सकती है। समय बीतता गया और 2 महीने से ज्यादा समय बीत गया। डीमन जनरल से किए गए उसके वादे में बस कुछ ही दिन बाकी थे। उस दिन वांगलिन ओयांग हुआ को अपने पीछे लेकर घाटी से बाहर निकला। वांगलिन ने धीरे से कहा, मेरे जाने के बाद आसपास की ट्राइब में, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, सैकड़ों लोगों को भेज देना। दूसरी ट्राइब में घुलने मिलने के लिए कोई भी तरीका अपनाना। सोल फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल करके ट्राइब्स के पास मौजूद मेमोरी वाइपिंग के विभिन्न पोशंस का प्रतिरोध करो। अंदर पहुंचकर उन्हें सोल रिफाइनिंग स्पेल सिखाना शुरू करो ताकि ज्यादा लोग उन्हें सीख सकें। जहां तक बारीकियों की बात है, मैं तुम्हें उन्हें खुद व्यवस्थित करने दूंगा। ओयांग हुआ ने धीरे से सहमति में जवाब दिया। कुछ देर सोचने के बाद वांगलिन ने जेड का एक टुकड़ा निकाला। उसने उसे ओयांग हुआ को देते हुए कहा, सोल रिफाइनिंग स्पेल के वास्तव में 2 भाग होते हैं। पहला भाग सोल रिफाइनिंग है और दूसरा भाग सोल एक्सट्रैक्टिंग। यह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सिखाया जा सकता जो कोर डिसिप्लिन न हो। इसे अच्छी तरह याद रखना। ओयांग हुआ ने गहरी सांस लेते हुए ध्यान से जेड रत्न स्वीकार किया। उसे पढ़ने के बाद उसने उसे कुचल दिया और गंभीर स्वर में कहा, एंसेस्टर,
मैंने इसे कंठस्थ कर लिया है और अपने एंसेस्टर के वचनों को कभी नहीं भूलूंगा। यह स्पेल्स केवल सोल रिफाइनिंग ट्राइब के कोर डिसाइपल को ही सिखाया जाएगा। वांग लिन ने सिर हिलाया और उसका हाथ आसमान की ओर बढ़ा। सोल रिफाइनिंग ट्राइब पर छाई सारी काली धुंध तुरंत उसके हाथ में इकट्ठा हो गई, जिससे एक 30 फुट लंबा फ्लैग बन गया। फिर उसने अपनी ओरिजिन सोल से उसे झटपट निगल लिया। फिर उसने कई सामान्य सोल फ्लैग निकाले और उन्हें आकाश में फेंक दिया, जिससे एक बार फिर आकाश पर काला कोहरा छा गया। यह सब करने के बाद वांग लिन एक कदम आगे बढ़ा और तुरंत गायब हो गया। दूर से एक आवाज ओयांग हुआ के कानों में आई। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे आशा है कि ट्राइब में 10 लाख से अधिक मेंबर्स होंगे। ओयांग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और गंभीर स्वर में बोला, मैं एंसेस्टर को निराश नहीं करूंगा। हालांकि ये शब्द वांग लिन के लिए थे, जो अब बहुत दूर था, लेकिन यह उसके अपने प्रति एक प्रतिबद्धता थी। वांग लिन आकाश में आगे बढ़े, प्रकाश की एक लकीर बनाते हुए, और सीधे एंशिएंट डीमन सिटी की ओर बढ़े। मुझे आश्चर्य है कि स्काई डीमन कंट्रीज की कैपिटल में किस तरह के ड्रैगन और बाघ छिपे हैं। तियान युन प्लैनेट से और भी लोग होंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कैपिटल की इस यात्रा में उनमें से किसी से मिल पाऊंगा। दादा लू स्वॉर्ड सेक्ट के भी लगभग 10 लोग हैं। अगर मैं उनमें से किसी से भी मिलता हूं, तो मुझे उनमें से एक को पकड़कर जोईस के बारे में पूछताछ करनी होगी। वांग लिन ने सोचा, लेकिन उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और वह होराइजन के पार गायब हो गया। दानव सेनापति मो लिहाई हरे रंग की कमीज पहने एंशिएंट डीमन सिटी के पूर्वी द्वार पर खड़ा था। उसके पीछे चीफ कमांडर और कमांडर खड़े थे। मो लिहाई ने दूर तक देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। काफी देर बाद मो लिहाई ने अपनी नजरें हटा लीं और फिर मुड़कर एंशिएंट डीमन सिटी को ध्यान से देखा। पल भर में उसे शहर के बीचों बीच मलबा दिखाई दिया। मो लिहाई ने सोचा, इस बार जाने के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा और एक अन्य डीमन जनरल शहर पर कब्जा कर लेगा, इसलिए उस मलबे का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह अफसोस की बात है कि 13 को वांग लिन ने छीन ली। मैं अपनी 18 डीमन बॉडी टेक्निक्स में से केवल 17 को ही रिफाइन कर पाया। हालांकि अगर वांग लिन इस बार सचमुच मेरी मदद करने की कोशिश करे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं डीमन जनरल कंपटीशन में टॉप 3 में जगह बना सकता हूं। फिर मैं डीमन टेम्पल में कल्टीवेट करने की योग्यता प्राप्त कर लूंगा और बाहर आते ही मैं वाइस कमांडर इन चीफ बन जाऊंगा। मो लिहाई ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें दूर तक गड़ी रहीं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह व्यक्ति ऐसा है जो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। मो लिहाई हंसा और उसकी आवाज दूर तक फैल गई। ब्रदर वांग, आई एम हियर। वांग लिन पूर्वी द्वार के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ। मो लिहाई पर पड़ने से पहले उसकी नजर समूह पर पड़ी। मैंने ब्रदर मो को इंतजार करवाया। वांग लिन मुस्कुराया। नो प्रॉब्लम ब्रदर। यह ट्रिप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं भाई वांग पर निर्भर रहूंगा। मो लिहाई एक कदम आगे बढ़ा और वांग लिन के सामने आ गया। वांग लिन हंसा। नो प्रॉब्लम। कैपिटल तक पहुंचने के लिए 3 ट्रांसफर एरे लगेंगे, इसलिए भाई वांग, चलो चलें। लाल रोशनी की 2 किरणें एंशिएंट डीमन सिटी के पार और दूर तक उड़ गईं और पीछे केवल गड़गड़ाहट वाली गूंज छोड़ गईं। स्काई डीमन सिटी। यह स्काई डीमन सिटी के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके चारों ओर अनगिनत पहाड़ एक दूसरे को काटते हुए हैं। आसमान से देखने पर ये पहाड़ शहर के चारों ओर कुंडली मारे 9 ड्रैगन की आकृति बनाते प्रतीत होते हैं। 9 ड्रैगन के सिर एक सुनसान झील की ओर इशारा कर रहे हैं। इसे ड्रैगन झील, ड्रैगन लेक कहते हैं। स्काई डेमन कंट्री का पवित्र प्रतीक एंशिएंट डेमन टेम्पल इस ड्रैगन झील, ड्रैगन लेक के अंदर है। ड्रैगन लेक पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। स्काई डेमन सिटी ड्रैगन लेक के सामने है। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो यह शहर एंशिएंट डीमन सिटी के आकार के 9 शहरों से मिलकर बना है। ये 9 शहर 8 डिविनेटरी ट्राइग्राम बनाते हैं, जिसके केंद्र में रॉयल पैलेस है। रॉयल पैलेस के चारों ओर एक नदी है, जिसके 8 पुल 8 शहरों को जोड़ते हैं। शाही महल वह जगह है जहां डीमन एम्परर रहता है और जो एक्सक्विजिट पवेलियन से भरा है। बाकी 8 शहर भी विशिष्ट हैं और उनकी अपनी शैलियां हैं। सुबह का समय है और पूरा स्काई डीमन सिटी ड्रैगन पर्वत श्रृंखलाओं से आ रही एक धुंधली हरी धुंध से घिरा हुआ है। डीमन एम्परर इसे ड्रैगन एनर्जी कहते हैं और इस ड्रैगन एनर्जी की मदद से कल्टीवेशन करने से कल्टीवेशन में वृद्धि हो सकती है।
पूरा स्काई डीमन सिटी एक विशाल मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। जैसे जैसे हरा कोहरा धीरे धीरे लोगों के जागने की आवाजें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वह विशालकाय जायंट बीस्ट भी धीरे धीरे जाग रहा है। स्काई डेमन सिटी के बाहर 18 ट्रांसफर एरे हैं और साल भर डीमन सोल्जर्स द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। इन 18 ट्रांसफर एरे में से 8 का इस्तेमाल आम नागरिक जैसे व्यापारी हर जगह आने जाने के लिए करते हैं। शेष 10 का उपयोग केवल उच्च पद वाले लोग ही कर सकते हैं। इन वर्गों के बीच बहुत स्पष्ट अंतर है। 14वां फोर्ड ट्रांसफर अरे केवल डेमोन जनरलों के उपयोग के लिए है। हर बार जब यह सक्रिय होता है तो एक डीमन जनरल प्रकट होता है। स्काई डेमन सिटी में एक डीमन जनरल को एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है जो बड़ी संख्या में सैनिकों और अमेजिंग स्पेल्स को नियंत्रित करता है। इस समय 14वें ट्रांसफर अरे के बाहर डीमन सोल्जर्स के बीच स्पष्ट रूप से एक डीमन सोल्जर था जिसके कवच में अन्य की तुलना में अधिक रेखाएं थीं। इस सोल्जर ने अपने कंधे ढीले किए और हथियार नीचे रख दिया। फिर उसने अपना हेलमेट उतारा, उस पर बैठ गया, घूमा और चिल्लाया, एयर गॉ, इधर आओ और मेरे कंधों की मालिश करो। उसके चिल्लाने के बाद एक सोल्जर तेजी से बाहर भागा। उसने चालाकी से चेहरा बनाया और जल्दी से उस व्यक्ति के पीछे जाकर मालिश करने लगा। उसने पूछा, कैप्टन, क्या मेरी ताकत अच्छी है? कप्तान ने अपने कंधे हिलाए और मुस्कुराया। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम जैसे नौसिखियों में ताकत पर तुम्हारा नियंत्रण सबसे अच्छा है। कैप्टन, आमतौर पर यह ट्रांसफर अरे महीने में मुश्किल से एक बार खुलता है। हाल ही में यह इतना ज्यादा क्यों खुल गया है? लगता है बहुत सारे डीमन जनरल्स यहां दौड़ रहे हैं। एयरगॉ ने मौका पाकर वह सवाल पूछा जो उसे कुछ समय से परेशान कर रहा था। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे ही कैप्टन ने यह कहा, सभी सोल्जर तुरंत पास आ गए। जाहिर है, वे भी जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। आप सभी पिछले 100 सालों से न्यू रिक्रूट्स हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको इसके बारे में पता नहीं है। हर 300 साल में डीमन जनरल्स के बीच एक बड़ी प्रतियोगिता होती है और डीमन एम्परर स्वयं इसमें शामिल होते हैं। इनाम के तौर पर कभी-कभी डिमोनिक ट्रेजर्स या डिमोनिक स्पेल्स मिलते हैं। हालांकि इस बार कंपटीशन का मतलब बिल्कुल अलग है, क्योंकि 200 साल पहले हमें फायर डेमन कंट्री के खिलाफ भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें 2 वाइस कमांडर इन चीफ्स भी शामिल थे। इसलिए डीमन एम्परर इस कंपटीशन में 2 नए वाइस कमांडर इन चीफ्स चुनेंगे। ऐसा कहने के बाद आसपास के सभी डीमन सोल्जर की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे सदमे से भर गए। हालांकि डीमन जनरल्स और वाइस कमांडर इन चीफ्स के बीच सिर्फ आधा पद का अंतर था, फिर भी इस अंतर को पाटना लगभग नामुमकिन था। स्काई डेमन कंट्री के अनगिनत वर्षों के अस्तित्व में केवल 8 कमांड इन चीफ और 8 वाइस कमांड इन चीफ हुए हैं, जबकि सैकड़ों डेमन जनरल रहे हैं। तथाकथित वाइस कमांडर इन चीफ्स कमांडर इन चीफ का सहायक नहीं, बल्कि कमांडर इन चीफ के पद के लिए अगला व्यक्ति होता है। केवल वाइस कमांडर इन चीफ ही कमांडर इन चीफ को इस पद के लिए चुनौती दे सकता है। स्काई डेमन कंट्री में जब कमांडर इन चीफ की मृत्यु हो जाती है तो उपाध्यक्ष कमांडर इन चीफ पदभार संभाल लेता है। यह कमांडर इन चीफ बनने का पहला कदम है। उपाध्यक्ष कमांडर इन चीफ बनो। आसपास खड़े डीमन सोल्जर के चेहरों पर स्तब्धता देखकर कप्तान को बहुत गर्व हुआ। उसने खांसी भरी और कहा, इसीलिए तो पहले के घमंडी राक्षस सेनापति यहां आए हैं। यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि जो लोग शुरू में इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, वे भी आ रहे हैं। हम जिस 14वें ट्रांसफर अरे की सुरक्षा करते हैं, वह केवल डीमन जनरलों के लिए है। इसीलिए पिछले कई दिनों से यह इतना व्यस्त है। डीमन सोल्जर ने उसके कंधे की मालिश करते हुए कहा, कप्तान, आपके विचार से कौन सा लॉर्ड डीमन जनरल जीतेगा? यह कहना आसान नहीं है। किसी को डीमन जनरल बनने के लिए शक्तिशाली स्पेल्स का होना जरूरी है, लेकिन स्पेल्स की भी शक्ति में अंतर होता है। मेरा मानना है कि फायर डीमन कंट्री के बगल वाले शहर पर कब्जा करने वाले स्वामी मोफी टॉप 3 में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एंशिएंट डीमन सिटी के स्वामी मोलियाही भी हैं। उनकी कल्टीवेशन भी डीमन जनरल्स में उच्च मानी जाती है। जैसे ही कप्तान इस बिंदु पर पहुंचा, उसके हाव भाव अचानक बदल गए। वह तुरंत खड़ा हो गया और हेलमेट हवा में उड़कर उसके सिर पर आ गिरा। फिर उसका हाथ बढ़ा और उसका हथियार उड़कर उसके हाथ में आ गया।
उन्होंने यह काम लगभग एक पल में कर दिया। डीमन सोल्जर अपने कप्तान की हरकतों से पहले से ही परिचित थे। इस समय उसके आदेश के बिना भी वे सब सीधे खड़े होकर आगे की ओर मुंह किए हुए थे। ठीक इसी क्षण ट्रांसफर अरे के ऊपर प्रकाश के छल्ले दिखाई दिए और उससे डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का एक विस्फोट हुआ। फिर ट्रांसफर अरे के अंदर धीरे धीरे दो आकृतियां प्रकट हुईं और जैसे ही वे प्रकट हुईं, उन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ाया। वे दोनों एक ही समय पर ट्रांसफर अरे से बाहर निकल गईं। मोलिहाई ने अपने सामने कैपिटल को देखा और गहरी सांस लेते हुए अपने पीछे खड़े व्यक्ति से कहा, भाई वांग, मुझे कैपिटल लौटे 30 साल से अधिक हो गए हैं। वांगलिन ने अपने सामने विशाल शहर को देखा। हालांकि वह बड़ा था, फिर भी वांगलिन की उम्मीद के मुताबिक ही था। आखिरकार यह स्काई डीमन कंट्री की कैपिटल थी। ग्रीटिंग्स, जनरल मो। जैसे ही दोनों बाहर निकले, बाहर खड़े डीमन सोल्जर ने तुरंत उनका अभिवादन किया। मोलिहाई ने हल्के से सिर हिलाया और वांगलिन की तरफ मुस्कुराया। ब्रदर वांग, इधर आओ। यह कहकर वह तेजी से पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ा। वांगलिन भी तेजी से उसके पीछे पीछे गया और वे दोनों दूर कहीं गायब हो गए। उन दोनों के जाने के बाद कप्तान ने राहत की सांस ली। उसके बगल में खड़े डीमन सोल्जर ने फुसफुसाते हुए कहा, कप्तान, वह कौन है जिसे डीमन जनरल अपने साथ लाया है? इस दौरान कई डीमन जनरल अपने साथ अजनबियों को भी लाए थे। कप्तान ने डीमन सोल्जर को घूरते हुए कहा, इस बार डीमन जनरल्स के बीच मुकाबला सभी डीमन जनरल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सहायता मांगेंगे। इस व्यक्ति को जनरल मो द्वारा चुने जाने के लिए उसमें कुछ खास होना जरूरी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सब इस बारे में ज्यादा न सोचें। उसने उस दिशा की ओर देखा जहां वांगलिन और मो लिहाई गए थे और सोचा, उस व्यक्ति को मो लिहाई ने पहचान लिया था और इस ट्रांसफर अरे का उपयोग करके लाया गया था, इसलिए उसकी कल्टीवेशन सरल नहीं होगी। इसके अलावा मो लिहाई उसके प्रति कितने विनम्र थे, यह देखते हुए कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से सरल नहीं है। मो लिहाई एक डीमन जनरल था, इसलिए पश्चिमी द्वार पर खड़े सोल्जर्स ने उसे देखकर बहुत सम्मान दिखाया। वे उसे शहर के अंदर ले गए और फिर सम्मानपूर्वक अपनी चौकी पर वापस चले गए। मो लिहाई ने वांग लिन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, भाई वांग, स्काई डीमन सिटी में विभिन्न सेनाएं बहुत अव्यवस्थित हैं, खासकर जब सभी डीमन जनरल्स इकट्ठा हो रहे हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप शहर में न रहें और मेरे साथ मेरी मैंशन में आए। कैसा रहेगा? पश्चिमी द्वार से दो शहर जुड़े हुए थे। पहला था जुआन सिटी और दूसरा था हांग सिटी। मो लिहाई ने कहा, स्काई डेमन सिटी में कुल 8 बाहरी सिटी हैं और ये 8 बाहरी सिटी इनर और आउटर रिंग्स में विभाजित हैं। स्काई, अर्थ, जुआन और येलो 4 इनर सिटी हैं, जबकि यूनिवर्स, इटर्निटी, होंग और डेसोलेट आउटर सिटी हैं। इनर सिटी नागरिक अदालती अधिकारियों के लिए है और आउटर सिटी मिलिट्री अधिकारियों के लिए। व्यक्ति की हैसियत के आधार पर भी और भी अंतर है। मैं हांग सिटी में रहता हूं। वांगलिन ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया। मैं ब्रदर मो की बात मानूंगा। मो लिहाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए वांगलिन की तरफ सिर हिलाया। फिर वह आगे बढ़ा और उनके 1000 फीट पहले सड़क पर एक दोराहा था। बायां रास्ता जुआन सिटी की ओर जाता था और दायां हांग सिटी की ओर। वांगलिन ने मो लिहाई के मार्गदर्शन का पालन किया और सिटी में घूमे। ये हांग सिटी बहुत समृद्ध था, जहां बहुत सारी दुकानें और लोग थे। सड़कों पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। सड़क बहुत चौड़ी थी, लेकिन भीड़ दोनों तरफ जमा थी, जिससे बीच में सड़क के आकार जितना एक खुला स्थान बन गया था। बीच में खड़े होकर आप दूर तक फैली सड़क देख सकते थे। मो लिहाई ने वांगलिन की नजर खुले स्थान पर पड़ते देखा, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया, यह सड़क एक मिलिट्री सड़क है, इसलिए आम लोगों को वहां चलने की अनुमति नहीं है। ठीक इसी समय दूर से मिलिट्री मार्ग से गर्जना की आवाजें आईं और जल्द ही काले युद्ध के घोड़ों का एक समूह तेजी से दौड़ता हुआ आया। वांगलिन ने अपनी डिवाइन सेंस का विस्तार किया और कुल 19 घोड़े खोज निकाले। उनमें से प्रत्येक पर एक ब्लैक आर्मर कवचधारी सोल्जर बैठा था, जिसकी कल्टीवेशंस लगभग सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स जैसी थीं। उनके शरीरों से निकली डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी एक रहस्यमय तरीके से आपस में मिल गई थी। उनके ऊपर आकाश में डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही थी
और वह एक विशाल जानवर की अस्पष्ट छाया बन रही थी। उन 19 लोगों ने सीधे वांग लिन और मो लिहाई पर हमला किया। वांग लिन ने मो लिहाई की तरफ देखा और पाया कि हालांकि मो लिहाई के हाव भाव गंभीर थे, फिर भी उनके चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान थी। वे 19 सोल्जर उनसे लगभग 1 दर्जन फुट की दूरी पर रुक गए। फिर वे सब अपने घोड़ों से उतरे, एक कदम आगे बढ़े, घुटनों के बल बैठे और जोर से बोले, ग्रीटिंग्स जनरल मो। मो लिहाई हंसे। फिर उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, आप सब उठ जाइए। यह व्यक्ति मेरा अच्छा दोस्त वाइस जनरल वांग है। भविष्य में जब आप उसे देखेंगे तो यह मुझसे मिलने जैसा ही होगा। उनमें से 19 लोग बिना किसी हिचकिचाहट के वांग लिन की ओर मुड़े और कहा, ग्रीटिंग्स वाइस जनरल वांग। वांग लिन ने हल्के से सिर हिलाया। उन 19 लोगों की आवाजें और उनके द्वारा रचा गया दृश्य सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उनके चेहरे सदमे से भर गए और वे दूर हट गए। भाई वांग, मेरे पीछे मेरी मैंशन तक आओ। मैं लोगों से हमारे लिए बढ़िया शराब तैयार करवाऊंगा, तो चलो पीते हैं। मो लियाही युद्ध के घोड़ों में से एक पर कूद पड़ा। वांगलिन भी युद्ध के घोड़े पर कूद पड़ा और हंसा। क्या यह अच्छी शराब है? जाहिर है, यह अच्छी शराब है। मो लिहाई और वांगलिन ने एक दूसरे को देखा और फिर हंस पड़े। फिर वे दोनों एक साथ चल पड़े, न आगे न पीछे। 19 लोग और बाकी 17 युद्ध के घोड़े उनके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही लोगों का समूह मिलिट्री सड़क पर आगे बढ़ा, दूर से अचानक घोड़ों की आवाजें आने लगीं। मो लिहाई का चेहरा उदास हो गया और उसकी गति धीमी होने के बजाय वह और भी तेज हो गया। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। उसने एक परिचित को देखा। तो कल्टीवेटर्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो।